जय हिंद फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कैंडिडेट चॉइस। आज हम लोग सेकंड सेट करने वाले हैं पॉलिटी का, यानी कि जो हमारा एग्जाम अभी होने वाला है सीडीएस और एनडीए का, उसके पहले सेट के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं दूसरे सेट के क्वेश्चंस, यानी कि इंडियन पॉलिटी का दूसरा सेट। पहले सेट आई होप आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें देख लें, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको भी कर दें और उसको भी कर दें, ताकि जिन बच्चों तक इसको पहुंचना है जल्द से जल्द पहुंच जाए एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी कुछ मैंने पहले वाले में आपको मिसलेनियस भी नॉलेज दी थी, उनको भी आई होप आपने लिख लिया होगा। पिछली बार जो कॉपी और पेन लेकर आप बैठे थे वही कॉपी पेन लेकर आप ये आज भी बैठिए और उसी की कंटिन्यूएशन में इसको लिखते चलिए। देखिए कितनी नॉलेज में इजाफा होगा आपकी। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 2 के आज हम लोग बात करने वाले हैं। चल, अब क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, एक रंगीन पेन ले लेते हैं हम लोग, कोई बढ़िया सा। कौन सा कलर ले बाबू? ये ले लेते हैं, ये। हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट एक एड्रेस देता है पार्लियामेंट को, ये आपको ध्यान रखना होगा। हर जनरल इलेक्शन से पहले एक या जनरल इलेक्शन के बाद जो है एक एड्रेस देता है, प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। और हर फाइनेंशियल ईयर के पहले भी देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका एड्रेस किसको, एक बार बड़ा विवाद भी हुआ था कि प्रेसिडेंट ने तो सारी गवर्नमेंट का एकदम प्रचार कर दिया इसको लेकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन प्रिपेयर करता है, तो प्रेसिडेंट खुद करता है? नहीं जी ना, प्रेसिडेंट ऐसी कोई जहमत नहीं उठाता। लोकसभा स्पीकर की तो बात ही नहीं हो सकती। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट के लिए क्यों करेगा? तो सेंट्रल कैबिनेट जो होती है वो प्रेसिडेंट का एड्रेस जो होता है पार्लियामेंट में उसको प्रिपेयर करती है। तो इसको अभी देख लीजिएगा, अभी इस चीज को रोक लीजिएगा कि कब कब देता है, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। आई गेस हर फाइनेंशियल ईयर के पहले करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनामसली, यानी कि निर्विरोध चुना गया? एस राधाकृष्णन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एन राधाकृष्णन नहीं, वीवी गिरी भी नहीं, नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह। तो ये आंसर आपका है नीलम संजीवा रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनके अगेंस्ट कोई जो कैंडिडेट था वो खड़ा ही नहीं हुआ था। मतलब ये देखिए आप, भोकाल आदमी का, ठीक है। और ज्ञानी जेल सिंह बहुत फेमस हैं फॉर दिस पॉकेट वीटो, इन्होंने पहली बार यूज किया था, ठीक है। और वीटो जो है बेटा वो आर्टिकल 111 में मेंशन है, यानी कि 111 में तीन तरीके के वीटो हैं। एक एब्सोल्यूट है, एक पॉकेट है, एक सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के वीटो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, पॉकेट, एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव वीटो, तीन तरीके के वीटो मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका प्रेसिडेंट का जो ये जो वीटो की पावर है प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। कौन एंजॉय करता है? प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी बिल उसके पास आता है उसके बाद तीन चॉइसेस होती हैं, एब्सोल्यूट या पॉकेट या सस्पेंसिव। तो इनमें से जो पॉकेट है वो यूज किया है सबसे पहले जेल सिंह ने, जेल करावेगी, है ना। Who has the constitutional power to declare a geographical area scheduled area? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होगा उन्होंने शेड्यूल्स भी पढ़े थे, शेड्यूल्स पढ़े थे। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ए से हो गया था फॉर्मेशन, आर से हो गया था राज्यसभा, एस से हो गया शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। एस से क्या हो गया था? शेड्यूल्ड एरियाज हो गया था। तो कौन डिक्लेयर करता है ये शेड्यूल एरियाज? हु विल डिक्लेयर द शेड्यूल एरिया? तो गवर्नर नहीं करता, चीफ मिनिस्टर नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है डिक्लेयर। क्या? शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर करता है, ठीक है। चलो देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर ज्योग्राफिकल एरिया शेड्यूल एरिया। दिस प्रोविजन इज डिस्क्राइब्ड इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों का ये आप समझ सकते हो कि इंक्रीज, पहली चीज है प्रेसिडेंट में एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट द होल और एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द एरिया शैल सीज टू बी अ शेड्यूल एरिया। यानी कि क्या वो हटा भी सकता है? हटा भी सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ द शेड्यूल एरिया ऑफ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। कोई शेड्यूल एरिया है उसका एरिया बड़ा भी कर सकता है। ऑल्टर बट ओनली बाय वे ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री कम ज्यादा कर सकता है। On any alteration of boundary of the state or admission into union or establishment of new state, declare any territory
नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन एनी स्टेट टू बी द पार्ट ऑफ शेड्यूल एरिया, यानी कि किसी भी टेरिटरी को वो किसी भी स्टेट की शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे वो मतलब जरूरी नहीं है कि पहले भी शेड्यूल एरिया हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये प्रेसिडेंट की पावर में आता है 5th शेड्यूल में। क्या रहा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, प्राइम मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भाषण देते हैं, कहां पर? लोकसभा में भाषण देते हैं। तो किसको रिस्पॉन्सिबल हुए वो? कैबिनेट को ना, कैबिनेट का तो खुद कैप्टन होता है वो, प्रेसिडेंट ना, लोकसभा या, यानी कि वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लोकसभा को क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो होते हैं वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी कराना ताकि कम टॉपिक मतलब टाइम में ज्यादा टॉपिक हो जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। असर्शन है, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना देना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। बिल्कुल बात ये सही है कि किसी भी पर्सन को अगर आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाते हो, दिस इज द कंप्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन। रीजन क्या है? इट डज नॉट कॉन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसके पास कोई भी पावर नहीं होती प्राइम मिनिस्टर की। रीजन ये है कि आप उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाते हो पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से, और इसलिए भी क्योंकि उसके पास कोई प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं रहती। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, एसेशन और रीजन दोनों सही है, कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं है। आई होप आपको भी नहीं होगी। चलो, which of the following constitutional amendment act restricted the size of the council of ministers to 15% of the total member of the Lok Sabha, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि आप 15% से ज्यादा, लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा आप मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हो। ये आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था, जिसमें हमसे ये कहा गया था कि 15% से ज्यादा लोकसभा की स्ट्रेंथ, और अगर विधानसभा है तो विधानसभा की स्ट्रेंथ से 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। पता लगा 543 जीत आपके 370 जीत के आए हैं, आपने 370 को कोई ना कोई मिनिस्ट्री बांट दी, तो वो मिनिस्टर्स 370 नहीं बन सकते बच्चा, केवल टोटल 543 के 15% आप निकाल लीजिए, उतने ही मिनिस्टर बन सकते हैं। क्लियर है बच्चा? चलो बच्चा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको पता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, इंडियन गवर्नमेंट का पक्ष रखता है अटॉर्नी जनरल। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सही बात है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो भाई ऐसी कोई चीज नहीं होती कि उसका मेंबर होना चाहिए। और दूसरी चीज, ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, वो इम्पीचमेंट के थ्रू हो सकता है, तो ये भी गलत है। अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए आपको इम्पीचमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता, सिंपल वकील है जिसका कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के साथ है, तो इसको हटाने के लिए आप सिंपली जो सरकार है प्रेसिडेंट से कह देगी, वो हटा देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 1 और 2 इज करेक्ट। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है ये आप हमको बताएंगे, आर्टिकल कौन सा है अटॉर्नी जनरल का? ठीक है, एज अ नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब बहुत मुख्य बात है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, मतलब अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा का भी नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है, पार्टिसिपेट कर सकता है तब भी प्रोसीडिंग्स में। कौन? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट तो मेंबर नहीं होता, लेकिन राज्यसभा लोकसभा प्रोसीडिंग में कैसे पार्ट लेगा? चीफ मिनिस्टर तो कहीं भी नहीं ले सकता, चीफ इलेक्शन कमीशन का मतलब नहीं बैठता, तो अटॉर्नी जनरल ही ऐसा है जिसको दोनों हाउसेज में जाने की परमिशन होती है, और वो वहां जाकर अपने भाषण अपनी स्पीच दे सकता, वोट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वोट नहीं कर सकता। क्लियर? चलो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? CAG, कैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग पूछ रहा है कि ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है।
तो 146, 147, 148, 149, तो ध्यान रखिएगा 148 कैसे याद रखेंगे, कैग में देखो क्या है, ऐसे ऐसे बनता है तो इसको ऐसे कर लो, अगर तो 8 टाइप का बन जाएगा 148। ठीक है, ऐसे याद कर लो यार, थोड़ा सा मतलब अच्छे से बना देता हूँ। वन फोर्टी एट टाइप का बन जाएगा नहीं, तो 148 याद रखना। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय कैग, यानी कि कह रहा है कैग इनमें से क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है। तो बेसिकली हमें जानना होगा कि कैग करता क्या है। कैग कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, यानी कि ये सारी डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है। क्या करता है? ऑडिट करता है। जो सीक्रेट विभाग है उनका ऑडिट इसके उससे बाहर रहता है, बाकी एम्बिट से बाहर रहता है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का ये ऑडिट कर सकता है कैग, ठीक है, ताकि कोई घोटाला हो कुछ हो तो पता लग जाए। और कैग जो है वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है। तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब पढ़ा जाए। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल बात ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के सारे एक्सपेंडिचर्स को। नेक्स्ट, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, तो तीन फंड ही होते हैं, हमको पता है, यानी कि तीनों को ये करता है। आर्टिकल 266 यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड, और 267 आर्टिकल जो कहता है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखने का, 266 जो है वो क्या है हमारा? कंसोलिडेटेड, फिर क्या है? पब्लिक अकाउंट, फिर है कंटिजेंसी। तो ये तीनों को ही ऑडिट करता है। To audit report on all trading, manufacturing, profit and loss account, and last है to control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue lodged in the exchequer। तो ये सब फालतू के काम उसके नहीं है। ठीक है, कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, ये सब नहीं है। ऑडिट करने के तीनों काम ही उसके हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ऑडिटर जनरल से समझ में आ रहा है कि ऑडिट वाले काम होंगे। What is the quorum of the Lok Sabha in relation to the strength? Its strength बहुत इंपॉर्टेंट है। quorum अब होता क्या है पहले तो चलो बता दे रहा हूं। quorum क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ प्रेजेंट इन हाउस टू स्टार्ट इट्स प्रोसीडिंग्स। अब पता चला, अब हुआ क्या, पता चला कि 10 आदमी बैठे हुए हैं और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई हाउस की, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो होगा क्या कि जब तक कोरम नहीं पूरा होगा तब तक लोकसभा में आप प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कोरम क्या होता है? पूरी स्ट्रेंथ का 1/10, यानी कि पूरी स्ट्रेंथ का 1/10 अगर मेंबर्स आपके यहां नहीं है, ठीक है, तो आप प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर 543 का सदन आप मानिए अगर है तो उसका 1/10 हो गया 54.3, यानी कि 55% अगर अवेलेबल नहीं है तब तक आप प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आई होप कोरम समझ में आ गया होगा कि कोरम क्या है ना। Who among the following doesn't take any oath? ऐसा कौन सा आदमी है जो ओथ ही नहीं लेता है? भैया एक तो पूरा पूरा शेड्यूल ही ओथ पे लिखा गया है। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में ए से हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेशन हो, तो ओथ के ऊपर ही था थर्ड शेड्यूल। तो कह रहा ओथ लेता ही नहीं है। तो पहला एक हम लोगों ने अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ओथ नहीं लेता है, ओथ ऑफ द ऑफिस नहीं लेता है, जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। मतलब ऐसी ओथ जो थर्ड शेड्यूल मेंशन नहीं है वो है प्रेसिडेंट की ओथ। किसकी है? प्रेसिडेंट की। वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहां तो चलो मतलब लेता तो है लेकिन मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है लेता ही है, हो सकता है क्या लेता है, प्राइम मिनिस्टर भी लेता है। स्पीकर कोई ओथ नहीं लेता, स्पीकर कोई ओथ नहीं लेता। स्पीकर का काम ही होता है कि वो सबको ओथ दिलाए। ठीक है, स्पीकर कोई ओथ खुद नहीं लेता। तो यानी कि स्पीकर हमारा एक ऐसा है जो कि कोई ओथ नहीं लेता है। Who is generally appointed as the प्रोटेम स्पीकर? अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है पहले तो जान लो कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, तब तो बताओगे कि प्रोटेम स्पीकर करेगा क्या, अपॉइंट कैसे होता है। तो जैसे जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होके नए मेंबर चुन के आ जाते हैं 543। अब इन मेंबर्स को ओथ दिलानी होती है, शपथ दिलानी होती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो शपथ दिलाने के लिए क्या होता है, कोई तो बुलाएगा,
कोई तो कहेगा कि आइए पधारिए, ओथ पढ़िए फलाना। तो इसके लिए जो आदमी होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं उसको? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि सबको सदस्यता की शपथ ग्रहण करा देना। तो अभी कौन बनता है? तो ये बनता है वो आदमी जो कि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उस सदन का, ऑफ हाउस। यानी कि लोकसभा का उस समय मौजूद 543 में जो सीनियर मोस्ट होगा वो होगा। ऐसा नहीं कि कभी कोई रहा हो, वो नहीं, 1543 में जो होगा वो बन जाएगा। फिर जब वो नए नए स्पीकर को इलेक्ट करवा देगा तो फिर वो वहां से हट जाएगा। तो स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा नहीं, डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग नहीं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। बिल्कुल बात चंगी सी, कहंदी हुंदी सी, जनतक राह बना दे। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज, अब राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं, पता है आपको। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को और क्या कहते हैं? और यही कहते हैं, और क्या कहते हैं? ठीक है, लोकसभा को ग्रीन हाउस भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब कह रहा है कि परमानेंट हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, ऐसा क्यों है? उसके जो मेंबर है वो लाइफ लॉन्ग के लिए है। क्या मतलब? एक बार मेंबर बन गए तो कभी हटेंगे नहीं। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन सही लग रहा है। और सम मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। तो लोकसभा को हम लोग परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स को हम लोग कभी भी डिसॉल्व, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इसको कभी डिसॉल्व हम नहीं कर सकते हैं। सब मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 year, ये भी बात सही है कि कोई कुछ मेंबर्स रिटायर होते हैं, लेकिन यहां पूछा परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट? राज्यसभा का कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इट्स मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि राज्यसभा की कोई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती ही नहीं है, वो राज्यों को दे दी जाती है सीटें कि भाई ऐसा है कि इतनी सीटें आपके राज्य में हैं, अब आप इस पे इलेक्शन करा के खत्म कीजिए। It is required to choose as soon as man may be a member of Rajya Sabha to be chairman thereof. It is required to choose as soon as may be a member of the Rajya Sabha to be the chairman thereof. तो ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा का मेंबर ही चेयरमैन बनेगा उसका, बल्कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो खुद वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि राज्यसभा का खुद मेंबर नहीं होता है। ठीक है, The Attorney General of India does not have the right to speak in राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। अभी बताया मैंने कि अटॉर्नी जनरल जो है वो दोनों हाउसेस में बोल सकता है जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है कि नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, डिसॉल्व नहीं की जा सकती। अभी पढ़ा कि ये क्या है, क्या है, अरे क्या है, डिसॉल्व नहीं की जा सकती है, परमानेंट हाउस है। A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the Constitution empowering Parliament to legislate on a subject of national interest remain in force for a period of। क्वेश्चन आप कहेंगे सर अबा जवा जवा हो गया, मैं अबा जवा जवा को सही कर देता। मैंने कहा कि राज्यसभा की एक पावर है आर्टिकल 249 के तहत कि वो क्या कर सकता है, किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाकर स्टेट लिस्ट से या हाँ बेसिकली स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जैसे पुलिस को मान लो, ठीक है, पुलिस को उठाकर उसने यूनियन लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, यह पावर राज्यसभा में है। ठीक है, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि अगर ये डाल देगा तो क्या ये हमेशा यहीं पड़ा रहेगा? नहीं, अब ये पूछता है कितने टाइम पीरियड के लिए इसमें पड़ा रहेगा, तो वो आपको बताना है। नॉट एक्सीडिंग 6 months, नॉट एक्सीडिंग 2 years, नॉट एक्सीडिंग 1 month ऑफ अनलिमिटेड टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉट एक्सीडिंग 1 year, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं डाल सकती, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the Constitution empowering Parliament to legislate on the subject, national interest remain in force for a period of 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रामाश है। The speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomenon is known as।
कह रहा है कि स्पीकर एक चीज कर सकता है, देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक किया सके। यूपीएससी इज ऑल अबाउट चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। यूपीएससी चाहे एनडीए में हो चाहे सीडीएस में, आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है। बहुत एक्यूरेट डेट नहीं पूछता कि 15 अगस्त फलाने को क्या हुआ था, ठीक है। ईयर पूछ लेगा, बहुत ज्यादा ईयर पूछ सकता है, मंथ तक भी वो नहीं आता है, ठीक है ना, किसी चीज की। तो फैक्चुअल डेटा बहुत नहीं पूछता है, बट आप ये समझिए कि ये बात तो है कि वो आपके जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है आपकी, वो जरूर वो चेक करता है और ये देखता है कि आपने कितनी गहराई में पढ़ाई की हुई है, आप चीजों को समझते हैं कि नहीं, रटते का बात नहीं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ठीक है। डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरप्लेशन, यील्डिंग द फ्लोर। तो इसका आंसर है यील्डिंग द फ्लोर। क्या है? यील्डिंग द फ्लोर। किसी एक को रोक कर दूसरे को अनुमति दे देना बोलने की, इसको कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। इसको क्या बोलते हैं? यील्डिंग द फ्लोर। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट, जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन होता क्या है? दोनों सदनों को मिला के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे, ठीक है। ये कब होता है ये पूछा जा रहा है। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना बाबा ना, ऐसी कोई प्रावधान नहीं होता। फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना बाबा ना, कोई समस्या नहीं है। ज्वाइंट सेशन ऐसा नहीं लगता। ज्वाइंट सेशन किसमें मेंशन है आप बताएंगे? तो ज्वाइंट सेशन 108 आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। टू टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल पास करना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से है। टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो सकता है टू पास अ बिल, सच अ बिल वेयर बोथ हाउसेस हैव डिफरेंट ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है? टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट वाले में तो ज्वाइंट सेशन लग ही नहीं सकता, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ना कि मनी बिल में, ना कि अमेंडमेंट में, इनमें से किसी बिल पर ज्वाइंट सेशन नहीं लग सकता। ज्वाइंट सेशन केवल लगेगा तो ऑर्डिनरी से बिल पर लगेगा, और अब तक 3 बार लग चुका है। डीबीटी याद रखिएगा, डाउरी बैंकिंग एंड टेररिज्म बिल, डाउरी बैंकिंग एंड टेररिज्म बिल। तो सबसे पहले ज्वाइंट सेशन लगा था तो डाउरी बिल पे लगा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर 4 इज करेक्ट, जहां पर दोनों के अलग अलग व्यूज हो, यानी कि ओनली आंसर 4, ओनली ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप को आपको बात समझ में आ गई होगी। ज्वाइंट सेशन केवल तब लगता है जब दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक हो जाए, वो भी 6 महीने का हो जाए, डेडलॉक हो जाए, पास नहीं किया जा रहा हो। प्लस मनी बिल और अमेंडमेंट में तो लगता भी नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। While the nominated members of both the houses of the parliament have no more voting rights in the presidential election, they have right to vote in the election of the vice president। क्या रहा है कि पहले की सेकंड स्टेटमेंट में क्या रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वोट नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ठीक है। और पहला कह रहा है कि द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो ये भी बात सही है कि वो मेंबर नहीं होते। अब एक चीज थोड़ा यहां पर देख लीजिएगा कि डिप्टी चेयरमैन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, चेयरमैन तो है, डिप्टी चेयरमैन भी लिखा है, कि दोनों ही सदन का हिस्सा नहीं होते। तो ये एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी वाला क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि दोनों की बात कही गई है। एक का तो कंफर्म होता है, दूसरे का कंफर्म नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन हाउस का बन भी सकता है। तो एक बार अभी इसका आंसर आप ओनली 2 ही लगाइए, जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड द कंटिजेंसी फंड, कैसे स्पेंड करता है? इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, कैन नॉट स्पेंड। तो भैया देखो, कंटिजेंसी फंड जो है वो आर्टिकल 267 में मेंशन है, आपको बता चुका हूं, और ये केवल प्रेसिडेंट के ही डिस्पोजल पे निकल सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट ही चाहेगा तो ही कंटिजेंसी फंड को, ये इमरजेंसी फंड होता है, निकाल सकता है, और इसके लिए उसको पार्लियामेंट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? आवश्यकता नहीं है। तो बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। Which one of the following statement about a money bill is not correct?
अब मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यही बात गलत हो गई भैया। मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और कहीं नहीं डाल सकते, ठीक है, बात क्लियर है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, बिल्कुल बात सही है। राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा एंड सेंड इट टू कंसिडरेशन विद इन 14 डेज। यानी कि अगर कोई मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, वो पास हो गया, राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको वापस करना होगा पास करके, नहीं तो पास मान लिया जाएगा। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, प्रेसिडेंट नहीं भेज सकता, तो ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये तीनों ही बातें हमारे पास सही हैं, सी बी सी डी। एक जो नहीं सही है वो है मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन अदर हाउसेज, ये बात गलत है, यानी कि ये केवल लोकसभा में ही डाला जा सकता है, लाया जा सकता है। आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो नहीं समझ में आता है, जिसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको पूछ रहा हूं, वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये एग्जाम, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता दे रहा हूं, ताकि इर्द गिर्द का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मत छोड़िएगा। Which of the following is responsible for preparation and presentation of union budget in the parliament? पार्लियामेंट में प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी को पता होता है, जो बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। इस बार का किसने बजट प्रस्तुत किया है? दैट किसके द्वारा दिया गया है? निर्मला सीतारमन जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। और बस, ठीक है, और आर्टिकल 112 समझ लो। और एक चीज और ध्यान रखना कि बजट जो वर्ड है वो नहीं यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। वोट ऑन अकाउंट इज मेंट फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार ये भी कहा जा रहा था क्योंकि इस बार इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, तो वोट ऑफ अकाउंट का वोट ऑन अकाउंट का जिक्र हो गया था। तो होता क्या है वोट ऑन अकाउंट? ये होता है कि वोट ऑन अकाउंट जब कभी बजट के अतिरिक्त या बजट के पहले अगर गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि कुछ फंड्स वो सैंक्शन करा सके, पार्लियामेंट से पास करा सके, तो वो वोट ऑन अकाउंट लेकर आती है। इसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, अनफोर एक्सपीरियंस एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट एक बजट टाइप का या एक सैंक्शन मांगती है, उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, यानी कि अभी बजट पास होना बाकी है और अप्रोप्रिएटिंग फंड्स उनको चाहिए, तो इसलिए इसके रिलेटेड होता है। चलो, consider the following statement. While the member of Rajya Sabha are associated with committees on the public account and public undertaking, member of committees on estimate are entirely from Lok Sabha. Actually 3 parliamentary committees हैं, लिख लो। 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है बेटा। पहली तो है आपकी एस्टिमेट कमेटी, दूसरी हो गई आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग और तीसरी हो गई पब्लिक अकाउंट। ये तीनों ही कमेटीज जो हैं ये पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, इसमें पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें दोनों के मेंबर्स रहते हैं, यानी कि इसमें दोनों के मेंबर रहते हैं, यानी कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। और लोकसभा के 15 मेंबर और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। टोटल ये बैठता है 22 मेंबर की, 22 मेंबर की ये होती है, 22 मेंबर की ये होती है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एस्टिमेट कमेटी जो होती है वो ऐसी होती है जिसमें केवल लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेट कमेटी में केवल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि राज्यसभा एसोसिएटेड विद कमिटीज ऑन पब्लिक एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, मेंबर ऑफ कमिटी ऑन एस्टिमेटेड आर ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम लोकसभा, तो बात सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क अंडर ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, बिल्कुल बात सही है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर नॉमिनेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन कमेटी, काउंसिल, बोर्ड, कमीशन एक्सेट्रा, सेट अप द वेरियस, बिल्कुल बात ये भी सही है। चलो, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको यहां पे बात समझनी होगी कि होता क्या है। कैग, मैंने आपको बताया था कि कैग रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश कर देता है,
ठीक है। और फिर उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, यानी कि उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, पार्लियामेंट से ये रिपोर्ट उठा ली जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी यहां से इस रिपोर्ट को उठा लेती है, ठीक है, उसको जज करती है पूरी तरीके से, ठीक है, कि क्या क्या फाइंडिंग निकाली गई है कैग की रिपोर्ट में, ठीक है। तो और अब ये जब सबमिट करेगी, अभी क्वेश्चन यहां पे भी आता है कि कैग किसको सपोर्ट वो करता है, प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, और पार्लियामेंट के बाद उसका क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जाके पूछा गया है कि पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी किसको, तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को सबमिट करती है। तो आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर है, बात क्लियर हो गई। कैग किसको कर रहा है, प्रेसिडेंट को कर रहा है। प्रेसिडेंट किसको कर रहा है, पार्लियामेंट को सबमिट कर रहा है। सबमिट क्या मतलब, पेश कर रहा है। और पार्लियामेंट क्या कर रहा है, पार्लियामेंट से पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको उठा लेती है, उसको पूरा एनालाइज करती है, जो कैग की रिपोर्ट है उसको, कि क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, क्या घोटाले उजागर किए हैं इन्होंने सरकार के, ठीक है, और इसको सबमिट करती है स्पीकर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉट एसोसिएटेड विद, अभी बताया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग दोनों में होते हैं, बट एस्टिमेट कमेटी में कोई भी मेंबर नहीं होता है, बता दिया था आपको। तो ये ऑप्शन ओनली 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। राइट टू इंफॉर्मेशन इज, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है आपका, आरटीआई 2005 में ऐड किया गया, ठीक है, याद रखना। तो फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, बोथ ए एंड बी है, नॉर है। तो ये लीगल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है। क्योंकि हम लीगल राइट इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है 19A में, उसमें हम ये कहते हैं कि हमको जानने का भी अधिकार है कि क्या सरकार कर रही है। और लीगल राइट तो है ही है, आप डाल सकते हैं आरटीआई। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट से कौन रिलेटेड है, तो याद कर लो सीधा सीधा, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है, नामित शर्मा। नाम, नाम कैसे याद रखोगे, इंफॉर्मेशन में क्या मांगते हो, सबसे पहले नाम डालते हो, राइट इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले क्या डालते हो, नाम डालते हो, तो नामित शर्मा, क्या नाम है, नामित शर्मा। वैसे भी शर्मा लोग फेमस हो रहे भैया आजकल, रोहित शर्मा वगैरह है ना। Within how many days an appeal can be made by the aggrieved person by decision of the Green Tribunal to सुप्रीम कोर्ट। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट फैसला चला गया है इसका, तो आप कितने दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी लगा सकते हो, तो दैट इज विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर आप इसके अर्जी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन बाय ऑफिस बाय राइटिंग लेटर टू, किसको लिखेगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको रिजाइन लिखेगा, ये आया भी हुआ है क्वेश्चन, आई गेस किसी यूपीएससी के पेपर में देख रहा था, आई गेस सीएपीएफ के पेपर में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको रिजाइन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ, भाई ये दोनों को दिया, दोनों, चलो मैं 2 एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हटा दो, लॉ मिनिस्टर हटा दो, लॉ मिनिस्टर को तो क्या ही समझते हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर भी हटा दो। अब चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट, दोनों ही 2 क्वेश्चन हटा दिया, अब बताना है आपको। क्लियर, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे हटाया जा सकता है, बाय द विल ऑफ द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस चाहे तो हटा देगा, कैप्टन है तो क्या हटा देगा ना, बाय द प्रेसिडेंट चाहे तो हटा देगा ना, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसका होना चाहिए, पार्लियामेंट का होना चाहिए, तभी कोई जज हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। और ये भी कहते हैं कि जैसा इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के लिए, वैसा ही प्रोसेस होता है, बट इम्पीचमेंट का नाम यहां पर नहीं इंक्लूड किया जाता, इम्पीचमेंट नहीं लिखा हुआ है। In which year was the collegial system for the appointment of the judges adopted by the Supreme Court? किस ईयर में collegial system को लाया गया था? तो that is in 1993. ठीक है, collegium system क्या है, जैसे भाई इलेक्शन तो होते नहीं कोई जजेस के, है ना, तो ये लोग आपस में एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, ठीक है, इनका जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हाई कोर्ट पे है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे लेवल पे है, तो आपस ही में एक दूसरे को प्रमोट करते हुए आगे जाते हैं। All the cases regarding interpretation of the constitution can be brought to the Supreme Court under its, कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो 3 तरीके के आपके वो हैं
क्या बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक होता है अपीलेट, एक होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये हो गया, ये तो आप एक तरीके से कह सकते हैं 143 आर्टिकल, जो कि प्रेसिडेंट को दिया जाता है कि एडवाइस अगर प्रेसिडेंट मानता है तो उसको एडवाइस दी जाती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो कि नॉर्मल चलता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि लोअर कोर्ट से कोई अपील आई है, हाई कोर्ट में कोई फैसला हुआ उससे कोई अपील आई है, या हाई कोर्ट का कोई फैसला कोई केस ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया है, तो इसको अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये आर्टिकल 132 में मेंशन है। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, 3 आर्टिकल बता रहा हूं, ध्यान देना और तीनों कर लेना। आर्टिकल 123, 123, 1 2 3, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का। अब इसको इधर कर लो अगले वाले में, तो हो जाएगा 213। तो ये आपका हो जाएगा गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब इसको इधर कर लो तो हो जाएगा 132, 132। ये क्या है, ये है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। क्लियर है बात? Judicial review means that the Supreme Court has final authority over all issues, can charge allegation against president, can review the issue decided by the High Court, can declare illegal any law of the state। ठीक है, कह रहा है कि किसी फाइनल अथॉरिटी होती है जुडिशियल रिव्यू में, किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चार्जेस फाइल कर सकता है, रिव्यू कर सकता है डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, कैन डिक्लेयर एनी इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। तो ये है कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है। इसमें आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है। इसमें अगर कोई भी लॉ ये पाया जाता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? देखो काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो जहां नहीं हो तो थोड़ा सा पॉज करके नोट जरूर बना लेना, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्ट्रेटेजी में मैंने बताया भी था आपको कि लास्ट 10 डेज में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यूअस रिवीजन करेंगे जो भी हमारे पास है, हम नया कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है। The Supreme Court of India tenders advice to the President on the matter of the fact on its initiative if he seeks such advice, यानी कि अगर वो मांगेगा तभी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस मानी जाए। Which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court? अभी बताया, तो आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 134A। तो रीड विद भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन गलत हो, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन बीइंग VR कृष्ण अय्यर कभी चीफ जस्टिस नहीं रहे। जज जरूर थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अय्यर साहब कभी भी चीफ जस्टिस नहीं रहे। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द progenitors of the PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो ये बात तो सही है कि अय्यर साहब जो रहे हैं वो PIL के प्रोजेनेटर रहे हैं। साथ ही साथ जस्टिस PN भगवती, इन दोनों के ही उससे प्रयासों से 1980s के दौरान इंडिया में ये PIL का कॉन्सेप्ट जो आया। ठीक है, पिल मत कहना, इसको PIL कहना। ठीक है, तो ओनली 2 हो गया बच्चे, बात क्लियर बा? चलो, द गवर्नर ऑफ द स्टेट में एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसल्टेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है। कब कब? ठीक, तो गवर्नर हैज टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी, द गवर्नमेंट हैज टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसमें एक्ट कर सकता है। दूसरा, टू टर्मिनेट द चीफ मिनिस्टर, तो हाँ टर्मिनेट भी कर सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर के पास बहुमत नहीं है तो चीफ मिनिस्टर को टर्मिनेट भी कर सकता है। टू रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 201, ये ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के लिए कोई भी बिल रिजर्व कर सकता है कि वो देखेंगे, प्रेसिडेंट इस पर डिसीजन लेंगे। टू सेंड बैक अ बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन, बिल्कुल भेज सकता है। टू सीक कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, तो ये नहीं है भैया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है।
ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है, तो 1 2 3 4 इज अवर करेक्ट आंसर। Who amongst the following administered the oath of the office of the governor? President of India, Chief Justice of Supreme Court, Chief Justice of High Court, outgoing governor of the concerned state। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बैठता। प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है, ओथ नहीं दिलाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कहां तक दिलाएगा सबको ओथ? तो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो दिलाता है ओथ, ठीक है। When the same person is appointed as the governor of two or more states, the emoluments and allowances payable to the government shall be। यानी कि अभी हमको पता है कि 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था। 7th अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है? ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर रह सकता है, ठीक है, गवर्नर रह सकता है। तो अब हमको ये जानना है कि जो एक से ज्यादा गवर्नर, एक से ज्यादा उसका रह सकता है, तो हमें अब ये जानना है कि वो किसके अकॉर्डिंग पैसा पाएगा। तो कुछ नहीं होता है इसमें, प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करता है और दोनों स्टेट से पूछ के, इन शैल बी एलोकेटेड अमंग द स्टेट इन सच अ प्रोपोर्शन एज डिसाइडेड बाय द ऑर्डर डिटरमाइन। यानी कि किस प्रोपोर्शन में उसकी सैलरी डिवाइड होनी है दोनों स्टेट के बीच में, ये बात बताई जाएगी। The approval of the ordinance promulgated by the government is necessary by the state legislature। अभी बताया था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 213 क्या है? 213 क्या है? 213, ठीक है, आर्टिकल 213। Who remains in office as long as the president of India wishes। प्रेसिडेंट के विल से कौन ऑफिस में रहता है? यानी कि उसकी इच्छा चाहेगी तो हटा देगा, उसकी इच्छा चाहेगी तो रहेगा। तो ऐसा बेचारा अन्याय केवल गवर्नर के साथ ही हो सकता है, ठीक है। According to which article of Constitution of India the chief minister is appointed by the government of governor of the state। किस आर्टिकल के तहत जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो आर्टिकल 164 ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। In which assembly of the state money bill है proposed? किस असेंबली में मनी बिल प्रपोज? तो अभी बता चुका हूं, 10 बार बताया है। बस स्टेट की बात है तो यहां विधानसभा आ जाएगा या लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। सेंट्रल की बात होती तो लोकसभा आ जाता। तो यहाँ पे क्या है? ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकता। अच्छा, एटीएम बुक याद रखना, एटीएम बुक ये ट्रिक है किसकी? जिन हाउसेस के, जिन स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ए से आंध्र प्रदेश हो गया, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश और के से कर्नाटका, ठीक है। चलो, which one under which of the following articles of the Indian Constitution the Legislative Assembly is allowed to resolve the creation of the Legislative Council। ठीक है, क्या रहा है कि किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकते हैं या अबॉलिश कर सकते हैं? रिजॉल्व फॉर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव, क्रिएशन पूछ रहा है, क्रिएशन किसमें कर सकते हैं? तो आर्टिकल 169 है, किससे? 169, 69 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, ये क्रिएट करने के काम आता है, ठीक है, जीवन क्रिएट कर देता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली 500 की है तो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी 250 प्लस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रावधान ये कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 500 की है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसकी 1/3 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? दूसरा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर दैट स्टेट। बिल्कुल गलत, दोनों ही स्टेटमेंट गलत। गवर्नर क्यों नॉमिनेट करेगा भाई, उसको क्या है? लेकिन गवर्नर 1/6 मेंबर जरूर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जितनी बड़ी भी काउंसिल होगी, मान लो कितनी बड़ी हो सकती है, 60 है, तो 60 में 1/6 कितने हो गए? 10 मेंबर्स गवर्नर नॉमिनेट करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है बच्चे। तो नेदर वन या नॉट। Which of the following cannot be dissolved but be abolished? डिसॉल्व नहीं की जा सकती बट अबॉलिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिसॉल्व नहीं कर सकते आप उसको, लेकिन अबॉलिश कर सकते हो, कंप्लीटली खत्म कर सकते हो। अच्छा, राज्यसभा में पढ़ा था परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, अबॉलिश भी नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन यहां क्या है, डिसॉल्व नहीं कर सकते,
लेकिन अबॉलिश कर सकते हो। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया भी जा सकता है और अबॉलिश भी किया जा सकता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो डिसॉल्व भी की जा सकती हैं, क्रिएट भी की जा सकती हैं। ठीक है। और राज्यसभा यहां पर जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सरासर 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 गलत है। According to Article 170 of the Indian Constitution, the minimum and maximum strength of members of the Legislative Assembly in a state can be, यानी कि विधानसभा में मैक्सिमम मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम तो भैया 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। और भी स्टेट्स हैं जो एक्सेप्शंस में हैं इसमें, उसकी बात कभी और। ठीक है, तो 500 और 60, 500 मैक्सिमम 60 मिनिमम होने ही होने चाहिए, 500 मैक्सिमम। और इस समय कोई स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम सीट्स हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश, जिस पर है 403 सीटें। ठीक है। If the Speaker of Legislative Assembly of a state want to resign, he will give his resignation to, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है उसका अगर किसी को रिजाइन करना है तो किसको देगा, सिंपल सी बात है, डिप्टी चीफ स्पीकर को वो देता है। एक मिनट। ठीक है। इन विच स्टेट इन इंडिया टू हैव कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड कहां है, तो अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर गोवा हुआ करता था, बट इस बार क्वेश्चन आने के प्रबल चांसेस हैं और क्वेश्चन के साथ गोवा के साथ अब इसमें आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। और बाई लॉ किसी ने पास किया है तो उत्तराखंड ने पास किया, पहला इंडियन स्टेट बन गया है। गोवा में था लेकिन पोर्टुगीज लॉ था तो उसी को कंटिन्यू कर दिया गया था, बट इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि इंडिया में अगर कोई पहली बार कर रहा है तो दैट इज उत्तराखंड कर रहा है। पुष्कर धामी जी की सरकार है वहां पर। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है आपसे। The contingency fund of state is operated by, fund of state किसके द्वारा किया जाता है, that is the governor of the state। contingency fund of parliament मतलब उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का किसका था, that is by president। स्टेट का कौन करेगा, गवर्नर। उधर प्रेसिडेंट इधर गवर्नर, दोनों की बातें ही सेम होती हैं। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब विधानसभा के मेंबर्स यानी कि एमएलए कौन है, एमएलए किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में बिल्कुल कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं करेंगे, मेंबर ऑफ राज्यसभा में करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन है, 1, 3 और 4। ठीक है। When the Supreme Court issues a writ to a person or to the institution to perform its duty, यानी कि अपना काम करने के लिए जो रिट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो कौन सी होती है, दैट इज सर्चुलरी, मैंडमस, क्वो वारंटो, हॉर्बिस कॉर्पस। जिसको ये रिट्स नहीं आती है, मैंने पढ़ाई हुई है, कृपया जरूर पढ़ लेंगे जाके पार्लियामेंट वाले में। ठीक है। तो इसमें है मंदमस, मैंडमस। ठीक है, क्या है, मैंडमस, यानी कि अगर किसी बंदे को रिट जारी की जाती है कि आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करिए, तो वो कौन सी रिट होती है, मैंडमस। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन कह रहा है हाई कोर्ट्स आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन देन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बेटर पोजीशन में होते हैं करने के, बिल्कुल बात ठीक है, एकदम बात ये ठीक होती है। रीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट, दोनों ही बातें बहुत ज्यादा सही हैं। ठीक है। और किसी चीज में रिट जारी करती सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट कर सकती है। ठीक है। तो A is 2 and R is the correct explanation of A। ठीक है। हाई कोर्ट जजेस एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू, हाई कोर्ट का जज किसको एड्रेस करता है, अपना रेजिग्नेशन, ये बात आपको बतानी है। प्रेसिडेंट को करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को करता है, किसको करता है, तो हाई कोर्ट का जज किसको करेगा, ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Name the chairman of the law commission who advocated the 1/3 of the judges in each court should be from another state। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि लॉ कमीशन किस लॉ कमीशन ने कहा था कि जो 1/3 ऑफ द जजेस होना चाहिए किसी भी स्टेट का, वो मतलब किसी भी स्टेट में वो दूसरे स्टेट से आने चाहिए, दैट इज HR खन्ना। किसने कहा था, HR खन्ना जी ने ये बात, एक मिनट, कही थी। ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो बताया हुआ है मैंने, सेंटर और स्टेट पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, आंसर आप बताएंगे। ठीक है। चलो
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल वाज बीन सेट अप इन द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन इंडिया। इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब हो गया, ये आ गया आपका सरकारी कमीशन ही है। तो आई होप कि आपको ये सेट भी आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे भी हैं, उनके आंसर कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। इस सेक्शन को लाइक करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों को पहुंच जाए, और खुद अपने ग्रुप्स में जहां भी आप पढ़ रहे हो सकता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो सकता है किसी अपने आप तैयारी कर रहे हो, शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको ये मिल जाओ, प्रैक्टिस सबकी हो जाए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पढ़ तो सब कुछ लिया है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।